जय भीम, नमो बुद्धाय। क्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर है चंडीगढ़ नगर निगम की। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप की शानदार जीत हुई है। इस बीच आप नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि जनता ने भ्रष्ट राजनीति को नकारा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आपकी शानदार जीत हुई है। इस बीच आप नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले कि जनता ने भ्रष्ट राजनीति को नकारा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी शानदार जीत हासिल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे थे। चंडीगढ़ नगर निगम के कुल 35 वार्ड में 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जताई। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की यह जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत मानी जा रही है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। ऐसी प्रतिक्रियाएं आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं से आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार है। आज चंडीगढ़ के नतीजे ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के लोगों ने, जो भगवंत भाई ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल को बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का सपना, और जो नीचे चलता चला गया उसका ग्राफ, उसको आगे लाने का सपना केजरीवाल जी की राजनीति में देखा कि वहीं से ये पूरा हो सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है। और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। इसीलिए उनके वर्तमान मेयर, दो उनके पुराने मेयर, उनके यूथ के अध्यक्ष, उनके महिला के अध्यक्ष, महिला विंग के अध्यक्ष, इन सबको चंडीगढ़ के लोगों ने हराया है। और धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोगों को हरा के चंडीगढ़ की जनता ने एक मैसेज दिया है कि काम की राजनीति चाहिए, ईमानदारी की राजनीति चाहिए, ऐसी राजनीति चाहिए जो लोगों के काम की बात करे चुनाव में, और चुनाव के बाद फिर काम करे। ऐसा ना हो कि पूरे 5 साल काम ना करें और चुनाव के वक्त आके धर्म की, क्षेत्रवाद की, नफरत की राजनीति फैलाएं। यहां मैं चंडीगढ़ के एक एक वोटर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के प्रति कायम भरोसे को चंडीगढ़ में स्थापित किया। हमारी पूरी टीम, जो चंडीगढ़ की टीम है, जिन्होंने पूरे मेहनत करके पहली बार चुनाव लड़के इतना जबरदस्त मैंडेट लोगों का हासिल किया, इतना जबरदस्त भरोसा लोगों का हासिल किया, ये काबिले तारीफ है। पहली ही बार में एकदम दिल्ली की तरह से, जैसे दिल्ली में पहली बार लड़ी थी, चंडीगढ़ में भी पहली बार लड़के जो भरोसा कायम किया। तो एक एक कार्यकर्ता को मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और विशेषकर हमारे कन्वीनर प्रेम गर्ग जी, हमारे इलेक्शन कैंपेन के मुखिया प्रदीप छाबड़ा भाई, सतीश सैनी जी, और इन सब के बीच सूत्रधार की भूमिका, इनको गाइड करने वाले हमारे दिल्ली से एमएलए जिन्होंने पूरे कैंपेन को यहाँ मैनेज किया, जनरल सिंह जी, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इन सब ने और पूरे कार्यकर्ताओं ने, सबने मेहनत करके जिस तरह से पहली बार लड़े गए चुनाव में ही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लोगों के दिल में, लोगों के मन में स्थापित किया, वो बहुत काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। इन दिनों धर्म और धर्मांतरण के नाम पर राजनीति की चर्चाएं जोरों पर है। सदन से सड़क तक धर्मांतरण की आग पहुंच रही है। जिस गति से धर्मांतरण के ऊपर बयानबाजी हो रही है, क्या एक बार फिर कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों को बहकाने की कोशिश होगी? सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़े हो गए हैं और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इन दिनों धर्म और धर्मांतरण के नाम पर राजनीति की चर्चाएं जोरों पर है। सदन से सड़क तक धर्मांतरण की आग पहुंच रही है। जिस गति से धर्मांतरण के ऊपर बयानबाजी हो रही है, एक बार फिर कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों को बहकाने की कोशिश भी जरूर होगी। धर्मांतरण और राजनीति इसलिए क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस और प्रशासन अभद्र भाषा और सांप्रदायिक उकसावे के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जहां गुंडे लोगों को नमाज अदा करने से रोकते हैं। जुम्मे की नमाज का मामला अभी चल ही रहा है कि अब क्रिसमस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने का मामला सामने आया।
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटौदी स्थित एक निजी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जहां कुछ लोग पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ हिंदू संगठनों ने विभिन्न स्कूलों के बाहर सांता क्लॉज के पुतले जलाए, जिन्हें फादर क्रिसमस या सेंटा निकोलस भी कहा जाता है। हिंदू संगठनों ने कहा कि वे बच्चों को सांता क्लॉज से उपहार बांटकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करवाते हैं। साथ ही ईसाई मिशनरी पर ईसाई धर्म का प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, दिसंबर का महीना आता है, ईसाई मिशनरियां इस देश में सक्रिय हो जाती हैं। कभी सेंटा क्लॉज के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नए साल के नाम पर ये लोग छोटे छोटे बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उनको धीरे धीरे ईसाईयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। सेंटा क्लॉज कोई गिफ्ट लेके नहीं आता है, सेंटा क्लॉज हमेशा धर्मांतर कराने आता है। तो हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और सेंटा क्लॉज का और क्रिसमस का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में हिंदुत्व चलेगा, कोई ईसाईयत नहीं चलेगी। ये कार्य कोई और नहीं बल्कि देश में सत्तासीन बीजेपी सरकार के समर्थक कार्यकर्ता इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर ट्वीट कर बधाई देते हुए देश में भाईचारा फैलाने, जीसस क्राइस्ट की शिक्षा को न भूलने की बात करते हैं, जो कि खुद हिंदू हृदय सम्राट है। क्या उनकी बातों का समर्थकों पर कोई असर नहीं हुआ? हर बात पर हिंदू सम्राट का अनुसरण करने वाले ये बात आखिर क्यों भूल गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईचारे वाला संदेश केवल वोट बैंक के लिए सीमित हो? अब ये भी देख ले कि उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिनों तक चली धर्म संसद में जाहिर तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए और हिंसा का समर्थन किया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, जिसमें कई संतों के अलावा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि अभी तक उस मामले में न गिरफ्तारी हुई न ही एफआईआर। धर्मांतरण को लेकर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तेजस्वी सूर्या ने उडुपी में एक बयान पर भी विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में इस टिप्पणी को बिना शर्त वापस ले लिया गया, जिसमें उन्होंने उन सभी लोगों से पुनः धर्मांतरण का आग्रह किया जो हिंदू धर्म से बाहर हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आ रहा है, जहां महात्मा गांधी को भरी सभा में गालियां दी गई। सवाल ये है कि क्या ये सभी घटनाएं किसी क्रिया की प्रतिक्रिया थी या ये आयोजन ही सुनियोजित कृत्य है? आखिर ये धार्मिक उन्माद किस लिए? किसी अज्ञात डर से या डर का माहौल बनाने के उद्देश्य से? हर बार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में चुनाव की पूर्व सांप्रदायिक राजनीति की जाती है। क्या यह भारतीय संस्कार है? आखिर ऐसा क्यों? इस पर आप सोचिए और कितनी तवज्जो देनी है, किस बात पर कितनी प्रतिक्रिया देनी है, ये समझिए। हमारा उद्देश्य महज इस तरह की राजनीति से जनता को आगाह करना है। उत्तराखंड में हुए धर्म संसद के कारण देश भर में तनाव की स्थिति निर्माण हो गई है, जिसके तहत सोमवार को राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान देश में धर्म संसद के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिशें की जाने की बात की गई, जबकि अब तक नफरत फैलाने वाले आयोजन के आयोजकों के खिलाफ नहीं हुई गिरफ्तारी का रोष देखा जा सकता है। देश के उत्तराखंड राज्य से फिर एक नफरत की आग उठी है, जिसकी चिंगारियों ने अब धरने प्रदर्शनों का रुख अपनाया है और आज ये आग पहुंचते हुए राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची, जिसके परिणाम भी आज राजधानी में देखने को मिले। मुसलमानों के खिलाफ बरती गई भाषा कतई किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती, जो केवल नफरत की भाषा बोलती हो। आज ये दिल्ली का प्रोटेस्ट इसी बात का हिस्सा बना और वो देश में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ था। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल तो आज इस प्रोटेस्ट गैदरिंग से हमें थोड़ा रुक जाइए।
जो मुसलमानों के खिलाफ आज किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जाए, एक धर्म की विषय जो है टिप्पणी किया जा रहा है बार बार और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हमने ये किया है। उस दिन दिल्ली में भी जो है शपथ लिया गया, मुसलमानों को मिटाने की बात कही गई, मुसलमानों को दबाने की बात कही, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। अगर मुसलमान का कोई अगर कुछ बोल दे उसके ऊपर केस किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। आज जो है हरिद्वार में उस दिन बोला गया, उसके ऊपर कोई आज तक कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो सर क्या मांग है अब आपकी सरकार से? हमारा ये मांग है जो नफरत फैलाने चाह रहा है, जो तरह तरह की बात कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहा है हिंदुस्तान में, उसको गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर केस किया जाए, उसको गिरफ्तारी हो। और हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते कोई अगर गलत काम करे तो उसको अंकुश लगाने का काम सरकार करे, उत्तराखंड सरकार करे, दिल्ली सरकार करे, केंद्र सरकार करे। हमारी ये मांग है। आपने लिखा संविधान पर हमला बंद करो, इसका क्या एक बात बताएं, किसी को आप टॉर्चर करेंगे, ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान में तो नहीं है ना। किसी दूसरे धर्म के बारे में हम गलत भावना रखेंगे, ये हमारा संविधान नहीं है। संविधान के दायरे में एक सभ्यता आती है, तो संविधान को छीन-बीन करने की कोशिश है नहीं है कि अगर आप अपनी किसी को धर्म के नाम से या जाति के नाम से या किसी के प्रांत के नाम से परेशान करेंगे। इससे पहले मुंबई में बहुत कुछ हो चुका है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बस ये हमारी मांग है, हमने कोई आगे रोष प्रकट नहीं करना कि आगे हम भी उन जैसे बन जाएं। ये हमारी मांग है और ऐसा होना नहीं चाहिए हिंदुस्तान को ये और भारत की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार या कहीं की भी सरकार हो। उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले दिनों आयोजित धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए कथित तौर पर इस माहौल को जानबूझकर आयोजित किया गया था। नफरत की भाषा बोलती इस धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी भाषा का उपयोग किया गया जो देश में नफरत पैदा करेगी। ऐसी भाषा का विरोध दिल्ली के इस प्रदर्शन में किया गया, जो उत्तराखंड भवन पर निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सीधा आरोप लगाया है कि देश में इस समय जाति जाति में भेदभाव और दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आज मुस्लिम ही नहीं तो नफरत की भाषा का विरोध करने वाला हर व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल है। कि हम लोग देख रहे हैं जैसे उत्तराखंड में जो दंगे भड़काने के लिए जो भाषण दिए गए हैं, सो कॉल्ड धर्म संसद की गई है, हम लोग समझते हैं कि ये सरासर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए है, क्योंकि इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों को कई साल पहले ही पीछे धकेल दिया गया है। कहने को तो 2014 में जब सत्ता में आई थी बीजेपी, वो इन्हीं मुद्दों के बल पर आई थी, पर आज हम देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल उलट चुकी है। 2014 से अब तक बदलाव पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हुआ है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाएं सुरक्षित होने के बजाय उनको और असुरक्षित उन्होंने महसूस किया है। तो सरासर जो बीजेपी सरकार है वो चुनाव में जीतने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण देती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटकर इस देश में जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो मिलके हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है। इससे क्या होगा? इससे दंगे बढ़ेंगे, इससे जो माइनॉरिटी है, जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है, उस पर टारगेट किया जाएगा। आज साफ साफ ये कह दिया जा रहा है कि माइनॉरिटी के खिलाफ हमें हथियार उठा लेने चाहिए, जो मुस्लिम महिलाएं उनका रेप कर देना चाहिए। शेम, बहुत शर्म की बात है कि हम लोग इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे जो सत्तावादी ताकतें हैं वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। वो इन बयानों पर रोक लगाने की बजाय एक ऐसा माहौल शुरू करने की बजाय जहाँ पर बराबरी हो, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हो, वो खुद ही अगर ऐसा काम कर देने लग जाए तो हम सवाल पूछना चाहते हैं इस देश से, क्या इस सत्ता को हमें आगे बढ़ाना चाहिए? धर्म संसद को समाप्त हुए कुछ ही दिन हो चुके हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषण की निंदा हर ओर की जा रही है। बावजूद इसके इस सिलसिले में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने 2 और लोगों का नाम शामिल किया है। हालांकि इस केस में पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसकी जानकारी सूत्रों द्वारा बताई जा रही है और अब विवाद इतना बढ़ गया है कि इस विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अनुचित ठहराया है। मतलब साफ है कि ये धर्म संसद नहीं, वो अधर्म संसद थी। तभी अब महंत रविंद्र पुरी भी इस तरह की भाषा को किसी भी समुदाय के विरोध में अनुचित मान रहे हैं। जो भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरा ये मानना वो उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया, कई चीज़ें बोली गई, उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी संत महात्मा वहाँ थे, उत्तेजना में इन्होंने ऐसी बातें बोली है, तो मैं उनकी ओर से मेरे पास भी लोग आए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो भाषा जो है उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बाकी यही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।
बात सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलने की नहीं, बल्कि किसी बड़े आयोजन को और धर्म संसद का नाम देकर उसमें हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति ऐसी नफरत पैदा करने की है जो इस देश में दंगे भड़का सकता है। जिस बात को भली भांति लाया गया और उसे सुनियोजित तरीके से पेश कर वायरल किया जा रहा है। यही वजह है कि आज राजधानी दिल्ली में इस धर्म संसद के खिलाफ तीव्र नाराजगी देखी गई। अब हमें ये समझना होगा कि इस तरह के मामलों को हम देशवासी किस तरह लेते हैं, जबकि हर कोई चाहता है कि भाईचारा कायम रहे। देश में प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि धर्म संसद के आयोजकों और नफरत की भाषा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अब तक केवल आयोजन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और हवाला बस ये दिया जा रहा है कि जांच जारी है। सवाल ये भी उठता है कि जब धर्म संसद के नाम पर नफरत ही फैलानी थी तो इसे धर्म का नाम क्यों दिया, जबकि संसद के नाम पर जो बयानबाजी की गई उस पर कुछ लोगों ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ा है। लेकिन धर्म संसद में शामिल कुछ लोग आज भी नफरत की भाषा का समर्थन कर रहे हैं, जो देश की एकात्मता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। नई दिल्ली से शिवानी स्वरूप की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की रसोइये को हटाने के विरोध में अब दलित छात्रों ने सवर्ण जाति के महिला के हाथ से मिड डे मील खाने से इनकार किया है। इस संदर्भ में क्या पूरा मामला है, देखते हैं। मालूम हो कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ाने और उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। इसी बात पर अब विवाद छिड़ गया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड के चंपावत जिले में ऊंची जाति के छात्रों ने दलित महिला के पकाए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया था। इस पर राज्य में सामाजिक भेदभाव और जातिगत पूर्वाग्रह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अनुसूचित जाति की सुनीता देवी को हाल ही में सूखी ढांग इलाके के जौल गांव के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में भोजन माता के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्हें कक्षा 6वीं से 8वीं तक छात्रों के लिए मिड डे मील तैयार करने का काम सौंपा गया था। जानकारी के मुताबिक सुनीता की ज्वाइनिंग के पहले ही दिन ऊंची जाति के छात्र ने भोजन किया था। हालांकि दूसरे दिन से उन्होंने भोजन का बहिष्कार शुरू कर दिया। आखिर छात्रों ने ऐसा क्यों किया, यह समझ से परे है। बताया जाता है कि कुल 57 छात्रों में से अनुसूचित जाति के 16 बच्चों ने ही भोजन किया। प्रिंसिपल ने बताया कि हमें भोजन माता के पद के लिए 11 आवेदन मिले थे। दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित अभिभावक, शिक्षक संघ और स्कूल प्रबंधन समिति की ओपन मीटिंग में उनका चयन किया गया था और सरकारी मानदंडों के हिसाब से महिला की नियुक्ति हुई। बीबीसी वेब पोर्टल से मिली जानकारी के हिसाब से भोजन का बहिष्कार करने वाले स्टूडेंट के पेरेंट्स ने इसे लेकर मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ऊंची जाति के योग्य कैंडिडेट को जानबूझकर नहीं चुना गया। प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने उसे दरकिनार करते हुए एक दलित महिला को भोजन माता नियुक्त किया। भोजन का बहिष्कार करने वाले स्टूडेंट के पेरेंट्स इस बात का विरोध कर रहे हैं। यह बात तो समझ आती है, पर अब यह क्या बात हुई कि बच्चों को एक दलित महिला के भोजन माता बनाए जाने पर आक्षेप हो। जहाँ स्कूल में हमें बचपन से धर्मनिरपेक्ष की बातें सिखाई जाती है, वह बच्चों के मन में इस तरह की घृणा कौन और आखिर क्यों डालता है। जाहिर सी बात है कि यह संस्कार घर से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। केवल एक दलित महिला के हाथ से भोजन करने पर कुछ पेरेंट्स ने गैर जरूरी विवाद खड़ा कर दिया। यह कितना उचित है? आज आजादी के 70 साल बाद भी इस तरह के जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या हम मानवता को भूल गए हैं? भारत के संविधान में हर नागरिक को समानता का अधिकार मिला है, तो हम एक व्यक्ति को उसके जाति के व्यतिरिक्त क्यों नहीं देख सकते? आखिर ये जातिवादी मानसिकता कब खत्म होगी? इस मामले में दलित महिला को काम से हटा दिया गया था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने महिला को हटाने की वजह नियुक्ति में प्रक्रियागत चूक को बताया था। चूंकि अब स्कूल में दलित छात्रों ने अनुसूचित जाति की रसोइये को बर्खास्त किए जाने के बाद कथित अगड़ी जाति की एक महिला द्वारा बनाया गया मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया, जिससे अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। बता दें कि इस 32 वर्षीय महिला सुनीता देवी ने गुरुवार को जिला अधिकारियों और पुलिस में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कथित उच्च जाति के छात्रों के माता पिता द्वारा मेरे उत्पीड़न के बारे में अपनी शिकायत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सौंप दी है। मेरे द्वारा पकाए गए मध्याह्न भोजन को खाने से इनकार करने में मैं आहत और अपमानित महसूस कर रही हूँ। वो मेरे को हटाना चाहते हैं तो हटूंगी तो नहीं, मैं धरना दे दूंगी। मेरे हाथ का खाना क्यों नहीं खाया गया? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए। हो गया। दूसरे दिन 23 बच्चों ने खाया, तीसरे दिन कितने बच्चे थे? 18 बच्चे थे और चौथे दिन थे 14 बच्चे। तो लास्ट दिन करी मैंने ड्यूटी, वो 16 बच्चे थे। मैंने शिकायत की है कि ऐसे ऐसे अभिभावक लोग पहुँच के जब यहाँ 20-25 आदमी लेके आ रहे हैं मेरे को घेरने के लिए,
अभिभावक शब्द बोल रहे हैं मेरे से, तो क्या कहते हैं, मैं कहूँगी नहीं। और मैं ड्यूटी आती हूँ, आते समय भी बोलते हैं, जाते समय भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अम्मा लोग, माताएं लोग बोलती थी कि हमारे बच्चे क्यों खाएंगे, धर्म नियम से अनुसार चलो आप, और जैसे धर्म में चले हो आए थे वैसे चलो, हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला तब से चल रहा है जब इलाके के ग्रामीण तेजी से जाति के आधार पर बंट रहे हैं। इसी बीच दलित रसोइयों को हटाने की खबरें सामने आने के बाद हर राजनीतिक पार्टियां महिला के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने के मुद्दे उठा रही हैं। लेकिन क्या संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने के लिए पहले किसी व्यक्ति को जातिवाद का शिकार बनना जरूरी है? क्यों हमारी मानसिकता एक व्यक्ति को मानवता के रूप में नहीं देख सकती? इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।